दिख रहा है, दिमाग पे चढ़ गया है। कौन सब्जेक्ट का था? कौन सब्जेक्ट का था? फिजिक्स का। अच्छा हो गया। फोड़ दिया ना पेपर? नहीं चाहिए। चल, अच्छा एक बात बताओ, किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा हो तो बॉडी कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, कंफर्म। यानी बॉडी पे अगर मान लो पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, है ना? पक्का बात से पलट तो नहीं जाओगे? नहीं पलटोगे ना? पलटना मत, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला हूँ बॉडी पे मैं। ना ना ना, अब तो मैं तुम लोग बात से पलटे, बात से अगर पलट गए तो फिर देखना। ये लगा एक बॉडी पे फोर्स, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लगाना और इक्वल लगाना है। यार तो बात बदल दी तुम लोगों ने। तो क्या इक्विलिब्रियम में है बॉडी? अरे क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट ही तो लग रहा है। फिर क्या होगा? अच्छा अगर ऐसे फोर्स लगाए तो क्या हो गया? बॉडी घूम जाएगी, हाँ या ना? तो यानी पहली बात तो समझ आ गई कि इक्वल एंड अपोजिट होने पर ज़रूरी नहीं है बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। अब ज़रा पेज खोलो जहाँ पर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। पेज का ही कॉपी सबने? हाँ नहीं, एनएलएम में था। मैंने उसमें समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू, समीशन एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, साथ के साथ समीशन टाउ इज इक्वल टू जीरो भी बोला था। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब तक वैलिड नहीं है जब तक टॉर्क भी जीरो ना हो। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा टॉर्क क्या बीमारी है, किस बीमारी का नाम है, ये देखें। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को कहते हैं पाइवेटेड पॉइंट। पाइवेटेड पॉइंट, पाइवेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो पाइवेटेड पॉइंट का मतलब है कि इस बॉडी पे कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव ना कर सकती हो। मतलब मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, इस पॉइंट के अबाउट, मान लो यहाँ पर पाइवेटेड कर दिया मैंने, तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम नहीं सकती। जैसे आपका पंखा सेंटर के अबाउट पाइवेटेड है, क्या इसका सेंटर मूव करके कभी जाता है आधा किलोमीटर आगे आधा किलोमीटर पीछे? ऐसा कुछ नहीं जाता। पाइवेटेड पॉइंट, तो ये पाइवेटेड पॉइंट है, पाइवेटेड पॉइंट मूव नहीं करेगा। हाँ फिक्स पॉइंट, इसी को बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो अगर आपने मान लो सिर्फ एक ही फोर्स लगाया ये वाला, तो कैसे बॉडी कहाँ मूव करती? बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती। और अगर सिर्फ ये वाला फोर्स लगाते तो लेकिन अगर दोनों लगा दिया तो दोनों लगा दिया तो क्या होगा? अगर लक्ष्य सो नहीं रहे हो तो बताओ, आप लोगों के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और कोई हमारा दोस्त एंटी क्लॉकवाइज, सब लोग पूरी तरीके से नहीं घूम पाएगी, घूमेगी बेटा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है ना? आप ध्यान से देखो, दोनों ही फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रहे हैं। चेक कैसे करना? बहुत सिंपल है चेक करना। थंब को रखना आपने पाइवेटेड पॉइंट पे और फोर्स जिस तरफ लग रहा है उस तरफ हाथ घुमा दो। देखो इस वाले फोर्स के लिए कहाँ जा रहा है हाथ? ऊपर, ऊपर मूव कर रहा है, मतलब कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। सेम इस वाले के लिए चेक करो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमा रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा केस लेते हैं। नहीं अज्यूम नहीं कर सकते, पाइवेटेड पॉइंट आपको गिवन होता है। दूसरा केस, अब भी लगाया सेम फोर्स, अब बताओ नीचे जाएगी? पाइवेटेड पॉइंट मूव नहीं कर सकता बेटा। कैसे बेटा? स्ट्रेट मूव नहीं करेगी, और कुछ मूव नहीं करेगी। चलो तो एक काम करते हैं,
किसी बालक ने हाथ उठाया। हाँ केशव नमकीन बोलो। चलो एक बालक ने कुछ और कहा तो बात पलट रही है यार सबकी। चलो एक काम करता है, काव्या कमेर यहाँ आओ। क्या अपने ताकत पे भरोसा है आपको? थोड़ी भी नहीं, थोड़ा तो दिखाओ। कैमरे के सामने घूम जाओ और इस कुर्सी को उठाओ। अच्छा चलो एक मिनट, काव्या को छोड़ते हैं। किसको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है इस कुर्सी को उठाने के लिए? कैसे पक्का? अरे कोई भी एक बालक, चलो आपको फ्री कर देता हूँ, आप जाओ किसी एक बालक को। चलो ये प्लास्टिक वाला चेयर उठवाऊंगा। सब लोग एग्री करते हो, उठा पाओगे? चलो कौन अपने आप को ताकतवर मान के इधर आना चाहता है? आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ जाओ। अरे यार चल फिर मैं ही पकड़ूं ताइक्वांडो। आ जाओ, अभी तो फिलहाल तुम ही हो बेटा। शौर्य ने वो डीपी नहीं लगा रखी, तुमने लगा रखी है। चलो तो तुमसे तो मैं मेटल की भी चेयर उठवा सकता हूँ। आ जाओ उठाओ। इस तरफ थोड़ा सा और पीछे हो जाओ। हाँ वेरी गुड। अब ऐसे फेस करो मेरी तरफ। हाँ उठाओ, वेरी गुड। देखो ताकतवर इंसान है। अब इस चेयर को मैं थोड़ा सा उल्टे तरीके से पकड़वाता हूँ तुम्हें। ये दोनों डंडे पकड़ के उठाओ नीचे वाले। वेरी गुड, उठाओ। देखो है ना कैपेसिटी। चलो अब एक और काम करते हैं, थोड़ा सा डंडा पीछे से पकड़ो। नहीं पीछे से, ये इसी को। हाँ अब उठाओ, और थोड़ा सा और पीछे से पकड़ो। अब उठाओ, थोड़ा सा और पीछे से। पीछे से मतलब इधर, इधर मूव करो। हाँ उठाओ उठाओ। ये क्या हो गया? उठा नहीं पा रहा बेचारा, क्या हो गया? अरे यहाँ से उठा रहे हो, ये क्या हो गया? ताकत फेल, ताकत फेल हो गई यार। तुम दिखा दो ताकत थोड़ी सी, आओ। अरे आओ यार, टॉर्क तभी सीखोगे जब ताकत दिखाओगे। उठाओ। हाँ हाँ बेटा तुम बिल्कुल फ्री हो, जैसे उस बालक ने उठाया था, जैसे उस बालक ने उठाया था। हाँ अच्छा अब तुमको और मजे दिलाऊं। लो पकड़ो, यहाँ से उठाओ। लो पकड़ो। हाँ पकड़ो, उठाओ उठाओ, पूरा उठाओ। अच्छा नहीं उठा पा रही है। अच्छा एक काम करते हैं, इधर आओ। अब ज़रा आगे से उठाओ, यहाँ से, मतलब यहीं से पकड़ो। इसी को, इसी को पकड़ो यहाँ से। हाँ इसको भी यहाँ से पकड़ो। हाँ उठाओ। अब तो ये इजीली उठा पा रहा है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अच्छा एक और गजब की चीज़ दिखाऊं। अच्छा तुम कहाँ से उठा पाने में कैपेबल हो? अपने हिसाब से पॉइंट देखो कहाँ पर उठा सकते हो। बीच में पकड़ा दो, उठा लोगे? चलो उठा के रखना, ऐसे रख पाओगे? अच्छा देखो मेरे एक फिंगर से हार जाएगा, मैं एक फिंगर से हरा सकता हूँ इसे। ऐसे कैसे? ये कैसे हो गया यार? अच्छा चलो ये भारी वाला चेयर था ना, इसलिए परेशान हो रहा है। चलो प्लास्टिक वाला उठा लो। हाँ हाँ आराम से उठाओ, उठाओ। चलो उठा सकते हो, ऐसे उठाओ सामने से। ऐसे मतलब वैसे, ऐसे सामने से, ऐसे ऐसे उठाओ। लो या तो यहाँ से उठा लो या वहाँ से उठा लो, डंडे वाली साइड से, जहाँ से पसंद हो। उठा सकते हो? चलो देखो इजी है उठाना। थोड़ा सा और पीछे से पकड़ो। हाँ इजी है उठाना। देखो एक फिंगर से हरा दो इसको। अरे लगाओ दम यार, ऐसे कैसे? अरे इतनी कम ताकत, इतनी कम ताकत, मैंने एक फिंगर से हरा दिया। शौर्य उठा, शौर्य आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इस बार जय दीक्षित को भी दिखाएंगे। अरे शौर्य पलट मत जाना। हाँ देखो हरा दो इसको भी एक फिंगर से, एक फिंगर से हरा दूं। ये देखो एक फिंगर से हरा दिया मैंने। ये क्या हो गया यार? शौर्य उठाओ, दम लगाओ। अच्छा अब आगे से पकड़ रहे हो तो मैं, तो फिर मैं भी थंब लगाऊं। हाँ तो ये क्या हो रहा है बेटा, ऐसा क्यों हुआ? बता सकता है कोई? जय दीक्षित तुम भी करना चाहोगे ताकत का टेस्ट? लक्ष्य होता, लक्ष्य करता ताकत का टेस्ट। लक्ष्य तुम कुछ कह रहे थे बेटा, सबको दिखाई एक्सपेरिमेंट। यार तुम पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हो, हम लोग हिंदी या इंग्लिश समझ पाते हैं बेटा।
केमिस्ट्री मिक्स करते हो? अच्छा कैलिस है। अच्छा तो कर सकते हो फिर तो तुम इजीली, फिर तो लोहे वाला मेटल वाला उठवा सकता था मैं। चल तो बेटा ये क्या लॉजिक हुआ आखिरकार, क्या मुसीबत हो गई, क्यों नहीं उठा पाई ये? मेरे एक फिंगर से हार गए लोग। तो बच्चे ये समझो, मैं जितनी ज़्यादा डिस्टेंस इसकी बढ़ाता जाऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाऊंगा, उतना ज़्यादा इसको उठाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये आर कैसा होना चाहिए? फोर्स के परपेंडिकुलर। आप ध्यान दो, जब ये चेयर उठा रहा था तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा था, यानी फोर्स कहाँ था? नीचे, मतलब ये ऊपर लगा रहा होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो लगा रहा था। और मैंने बस हल्का सा फिंगर टच किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज वो स्केल ऊपर नहीं, वरना स्केल से तुम लोगों को दिखाता है ये चीज़ बड़ा जोरदार। नीचे रखा हुआ है, हाँ रहने दो। हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो मैं कई कई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करवा सकता हूँ। स्केल है, चलो हाँ वाला, बिल्कुल बिल्कुल। और आर जिसके पास ज़्यादा, टॉर्क भी ज़्यादा। आ जाओ आ जाओ, ये तो बहुत छोटी स्केल है वाला, इससे तो कुछ ही नहीं होगा, रख लो, किसी काम की नहीं इसका। हाँ अच्छा, हाँ अभी सारे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, चिंता मत करो। अच्छा आप लोगों को पता है ये लॉजिक हम लोग का दिमाग पहले से जानता है, बस कॉपी पेन पे आज उतारेंगे हम लोग। क्यों हमने दरवाजे का हैंडल, ये हमारा गेट है, इसके कॉर्नर पे ही लगाया है? क्यों नहीं लगाया इधर? चलो अब किसको अपनी ताकत पे घुमाने, चलो सेजल को भेजता है। हाँ हाँ बेटा जाओ, पीछे गेट के पास जाओ और गेट खोलो ज़रा, ठीक है? हाँ यही वाला गेट बिल्कुल सही है। अब ये इधर वाली चेयर है ना, इधर आ जाओ कॉर्नर पे, हाँ इधर खड़ी हो जाओ, इसको आगे कर दो, आगे कर दो, चेयर को आगे कर दो, हाँ उधर खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ ये गेट की तरफ फेस करके। अब ज़रा बिल्कुल कॉर्नर की तरफ फिंगर से गेट बंद करना, और एक बार हैंडल की तरफ से बंद करना। दोनों तरफ से कौन सा केस आपको आरामदायक लग रहा है, ज़रा बताना मुझे। ऐसा क्यों? अब बंद करके आ जाओगे। यानी बच्चे ये कंसेप्ट हम लोग जानते थे, इजी कहाँ से है? यहाँ से। यहाँ पर इसलिए हैंडल नहीं लगाया हम लोगों ने। अगर मेरा गेट इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, हिंज्ड है यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट, तो मुझे पता चल रहा है बेटा हैंडल यहाँ लगाना बेवकूफ़ी है, यहाँ लगाना आसान ईजी है। क्योंकि अगर मैं इधर से मूव करूँगा तो मुझे ईजी पड़ेगा, इधर से मूव करने में मुश्किल पड़ेगा। अब इसका रीज़न समझो, घुमाने के लिए रिक्वायर्ड था एक रोटेशनल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज़ नोन एज टॉर्क। इसका नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये दोनों केस में बराबर था। जब एक बार मैं इधर से धक्का मार रहा था और एक बार इधर से धक्का मार रहा था, दोनों केस में बराबर था, यानी टॉर्क रिक्वायर्ड सेम था दोनों केस में। ये पहला केस, मतलब ये दूसरा केस, और ये पहला केस। तो मुझे पता है टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। लेकिन आपने खुद ने नोटिस किया दोनों में फोर्सेस आपको बराबर नहीं लगाने पड़े। किस वाले में फोर्स ज़्यादा लगा? 1 वाले में। तो मैं बोल दूं F1 ज़्यादा था एज कंपेयर टू F2। और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो कौन से केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा थी? इस वाले केस में, इस वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा थी ना, हिंज सपोर्ट के अबाउट, है ना? तो इस वाले केस में R2 ज़्यादा था, R1 कम था। मतलब आप सीधे सीधे समझो, मुझे अगर टॉर्क बढ़ाना है तो मैं दोनों में से किसी भी एक चीज़ को बढ़ा दूँ, मेरा काम हो जाएगा। या तो फोर्स बढ़ाओ या फिर आर बढ़ाओ। बढ़ाओ, आर बढ़ा दिया तो देखो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ा, आर बढ़ा दिया तो फोर्स कम लगाना पड़ा। या तो फोर्स बढ़ाओ या फिर टॉर्क बढ़ाओ। समझदारी किसमें है? डिस्टेंस बढ़ाने में। और इसी वजह से आप लोग रिंच यूज़ करते हो। कोई भी स्क्रू खोलने के लिए रिंच क्यों यूज़ करते हैं हम? रिंच आप क्या करते हो, ये आपका स्क्रू है मान लो ऐसा अजीब सा, और इसके अबाउट आप अपना रिंच फंसा, अरे यार ऐसा होता है ना रिंच,
रिंच फंसाते हो और इसको दूर से घुमाने की कोशिश करते हो, क्यों नहीं हाथ से घुमा के खोल लेते हो? हाथ से अगर आप घुमाओगे तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, आपका हाथ फेल कर जाएगा, नहीं लगा सकते फोर्स। लेकिन आपने क्या किया, समझदारी की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, कम फोर्स में भी काम हो गया। कभी ट्रक के पहिए पंचर वगैरह होते हैं तो उसको खोलते हुए देखा है आपने, ट्रक से कैसे खोलते हैं? जैक पे तो ट्रक को ऊपर उठाते हैं, फिर खोलते कैसे हैं व्हील? बड़ा सा रॉड नहीं, हाथ से नहीं घुमाते, उस पर खड़े हो जाते हैं, बड़ा सा रॉड लगाते हैं और उस पर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाया और फिर फोर्स लगाया। कार के पहिए भी ऐसे खोले जाते हैं, ठीक है ना, वो तो हाथ से भी घूम जाएगा वैसे, टॉर्क उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पैर पे खड़े होने की, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं। आप जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए? रोटेशनल बॉडी के लिए। क्लियर? तो अब मैं सीधे टाइम नष्ट ना करते हुए सीधे सीधे फॉर्मूले पे आता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू या तो आर बढ़ाओ या एफ। लेकिन अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इस कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं बना है। अभी मुझे आर और एफ दो चीज़ों की कहानी पता चली, अभी और भी कुछ हो सकता है। तो अब ज़रा देखो, इन दोनों में से ये R2 था और ये R1 था, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? R2 या R1? R1 ज़्यादा दिख रहा है, R2 ज़्यादा दिख रहा है। तो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या उसकी टॉर्क भी ज़्यादा होगी? तो वो अपनी तरफ घुमा के ले जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन देखो, किधर घुमाना चाहेगा वो? क्लॉकवाइज। फोर्स तो दोनों केस में बराबर थे, पर ये क्या करेगा, इसे क्लॉकवाइज घुमा देगा। और यही बेवकूफ़ बनाते थे आपको कबाड़ी वाले। हाँ, कहाँ गया वो केशव? हाँ हाँ, केशव ने एक बार में करेक्ट आंसर दे दिया था। टुनटुन मौसी, तो देखो तराजू पे लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये वेट बैलेंस है, एक मिनट के लिए सोचो, ये वेट बैलेंस है, तो ये लोग जब भी अपना मतलब मान लो इन्हें वज़न ज़्यादा ज़्यादा तोलना है, तो जो बाट होता है ना, बाट जानते हो, वेट, तो उसको यहाँ पर कॉर्नर पे रख देते थे। कॉर्नर पे रख दिया, क्या इसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया उसने, ये ज़्यादा वज़न उठाएगा, ठीक है। वो 1 किलो की बजाय 1.3 1.4 kg तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। और जब सब्जी वाले को वज़न तोलना होता है, वो हमेशा यहाँ रखेगा। क्या हो गया भाई, बुरा मान गया? ये यहाँ क्यों नहीं चल रहा, हर जगह चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा भाई? बुरा मान गया क्या? सब्जी वालों का काम खराब ना करूं? अच्छा, यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है कुछ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस तरफ रखने की कोशिश करेगा। अब चल गया, ये नहीं चलना चाहता था बस। हाँ बालक, बेटा आप भी हिंदी में बोलने की कोशिश करो ना, मैं चाइनीज़ नहीं समझ पाता। आपने मैं ये टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ ना बेटा, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। वो पूछ रही थी। चलो, अभी क्लियर हुआ कैसे पागल बनाया जाता है आपको? क्योंकि बेटा ये वेट बैलेंस एक्चुअली में एक फलक्रम पॉइंट के अबाउट होता है, मतलब ये सेंटर से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फलक्रम लगा होता है जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, और ये सेंटर के अबाउट जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा वेट बताएगा वो, और कम कर दोगे, सब्जी वाले को कम वजन तोलना है, वो चाहेगा कि 1 किलो सब्जी के नाम पे आप 800 ग्राम ले जाओ, ठीक है। खैर सब्जी वाले ऐसा नहीं करते थे, ऐसा काम पहले वो दुकानदार किया करते थे, चीनी नमक तोलने वाले। अब तो सबके पास वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा ज़रूरी है, तो वो ऐसा किया करते थे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे में भी ये घोटाला किया जा सकता है, हाँ, उसमें भी ये घोटाला हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, आई गेस समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा लोचा हो रहा था। नहीं आया समझ में?
अरे ये देखो यहाँ पर वेट तो इसका mg लग ही रहा होगा, ये समझो। पहले कबाड़ी वाले की बात समझते हैं। वेट तो यहाँ पर mg लग ही रहा होगा, लेकिन यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो बढ़ाई आपने, इसलिए फोर्स के साथ साथ एक टॉर्क और आ गया इधर, इसी डायरेक्शन में घुमाएगा टॉर्क नीचे की तरफ, तो उस टॉर्क ने यहाँ वाले वजन को जल्दी ऊपर उठा दिया। फोर्स तो लग ही रहा था, टॉर्क भी लग गया। अभी क्लियर हुआ? कब भी नहीं हुआ। और अब इसे कम वजन जब तोलना है, मतलब कि सॉरी ये इधर तो वो रखेगा, सॉरी सॉरी नहीं, इधर कबाड़ी वाला नहीं रखेगा, इधर सब्जी वाला रखेगा, जैसे केशव रखेगा। उसको नमकीन कम तोलनी है। हाँ हाँ हाँ, वो नुकसान करवाना है उसको तो। हाँ, तो वो कम वजन करना चाहता है, तो ये कबाड़ी वाले का काम हो गया, और ये सब्जी वाले का नहीं, सब्जी वाले को तो बदनाम करना केशव का। ठीक है, नमकीन तोलते वक्त तो क्या करेगा, इस तरफ रखेगा, कम से कम नमकीन जाए, फिर काला बाजारी करेगा। बोलो क्लियर हुआ, हाँ या ना? नहीं नहीं बेटा, वो गलती से मैंने कबाड़ी वाला बोल दिया, ये सब्जी वाला है। मतलब आप ये समझो, जो भी है इस तरफ रखने से वजन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वजन उठा पाएंगे उधर, और इस तरफ रखने से कम वजन उठा पाएंगे। क्लियर हुआ? आप तो बस इतनी सी बात समझो। क्लियर हुआ, हाँ या ना? पक्का? तो दिमाग में ये चीज़ बैठ पा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बड़ा गेम निभाती है। अच्छा, साइकिल चलाता है कोई आप लोगों में से? तो कभी आप लोगों ने ऊंचे जूते पहन के साइकिल चलाने की ट्राई की है? मतलब जो जूतों की हील्स हों थोड़े से? नहीं किया? चलो, हाँ, सोल मोटा हो तो अगर कभी ऐसा ट्राई करो ना, तो आप टोज़ पे साइकिल चलाने की कोशिश करना। टोज़ सॉरी, ये एडी क्या बोलते हैं, हाँ, एडी पे चलाने की कोशिश करना। आप लोगों को बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। हाँ, टोज़ पे ज़्यादा लगेगा। आप एडी पे चलाने की कोशिश करना। ऐसा रीज़न पता है क्यों? क्योंकि साइकिल की पैडल एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगी होती है, ऐसे यहाँ पर कहीं पे लगी होती है। अब आप सोचो, ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो। क्या करता रहता हूँ मैं। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। अरे भाई क्या हो गया? यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्टेंस आर है, ठीक। आप जैसे ही अपने हील्स पे चलाने की कोशिश करोगे ना, ये आर डिस्टेंस आपने और बढ़ा दी। आर बढ़ा दिया तो टॉर्क कम हो जाएगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और काम हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पे आपके गियर्स भी काम करते हैं। गियर वाली साइकिल चलाई है किसी ने? तो जब आपको इजीली चलाना होता है साइकिल, आप क्या करते हो? जब मतलब कम एफर्ट में चलाना हो साइकिल, मतलब आप एक्चुअली में नोटिस करना, गियर की साइज बढ़ती है। तो ज़रा सोचो, आप इस बात को ज़रा प्रैक्टिकली ऐसे सोचो, इस कहानी को आज प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। आपको पता है अभी अपन रोटेशन चैप्टर में कर क्या रहे हैं? रोटेशन के टूल्स बना रहे हैं, रोटेशन ताकि पढ़ सकें। ये सब टूल्स हैं। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, दूसरा टूल टॉर्क पढ़ रहे हो। अब आएगी धीरे धीरे कहानियाँ, ठीक है। अभी तो कहानी सारी, अभी तो टॉर्क की पूरा फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, अभी याद ही है, ठीक है। चलो, तो बेटा आप क्या करते हो, लार्जेस्ट गियर की तरफ शिफ्ट करते हो जब आपको इजीली चलाना हो। ये तो आपके साइकिल के पैडल का गियर, और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल गियर्स ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 ऐसे। तो जब आपको हाई स्पीड चाहिए होती है ना, तब आप लोएस्ट पे करते हो, और जब लो स्पीड बट कम एफर्ट चाहिए होता है तो आप हाईएस्ट पे कर देते हो। तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है, इजीली चलती है साइकिल, पता भी नहीं चलेगा, ऐसा इतना इजीली चलेगा। तो आप क्या करोगे, हाई गियर पे शिफ्ट करोगे। ऐसा क्यों किया? आप सोचो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बढ़ाया आपने, तो फोर्स कम लगाना पड़ा, ठीक है। और छोटे वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन स्पीडली चलती है साइकिल। क्योंकि देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो आपको फोर्स बढ़ाओगे तो पैर कम घुमाना पड़ेगा। 1 या 2 रोटेशन में साइकिल की उतनी स्पीड आ जाएगी, उतना डिस्टेंस कवर कर लोगे। और अगर आपने साइकिल को कम फोर्स मतलब कम एफर्ट में चलाना चाहा तो आपको पैर ज़्यादा बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली एनर्जी कभी नहीं बना पाओगे और घटा पाओगे।
क्लियर हुआ हाँ या ना? तो क्या ये टॉर्क आर और एफ के अलावा भी किसी चीज पर डिपेंड करता है? सोच के देखो। नहीं करता? किस पे? नहीं बेटा, वेट पे नहीं, वेट तो फोर्स में ही आ गया ना खुद ही, वेट तो फोर्स में ही आ गया। और कोई हमारा दोस्त? हाँ, अरे वेरी गुड, एक दोस्त ने बताया सर एंगल पे करता है। चलो देखते हैं। क्या यहाँ तक कि टॉर्क सबको क्लियर हुआ? कोई बालक ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आ रहा हो? अच्छा, आज छवि आपका भी तो, नहीं छवि का नहीं, श्रीधा आपका भी तो एग्जाम था आज। कैसा हुआ? नॉर्मल। और लक्ष्य? और लक्ष्य तुम्हारा, तुम्हारा कैसा हुआ हादसा? ग्रेविटेशन ने एक तो हादसा कर दिया थोड़ा, हाँ, और सर्कुलर के क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से वही क्वेश्चंस आए जो मैंने बताए थे, फिर भी पढ़ के नहीं गए। सर वो समझ नहीं आया था, मैंने कल ट्राई किया था समझने का, और पर एक मिनट, सर्क्यूलर में क्या हो गया? सर एक क्वेश्चन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। टक्कर। पढ़े हुए चैप्टर्स में से अगर कुछ छूट गया तो बहुत बुरा मारूंगा। बाकी ग्रेविटेशन के 15-16 मार्क्स का जो आया था। चलो बहुत बढ़िया, यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। गुड। आज इसलिए नहीं आए ये ऑफलाइन, मेरे को पूछो ना। बहुत नहीं बुरा सर, मारता अगर ऑफलाइन आता तो आज ये। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, सच्ची है सर, तो लग रही थी सेम। चलो। सर अभी आ जाओ आप। ना ना, अब थोड़ी देर बाद क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, फिर तो क्या पीटूंगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब एक चीज़ बताओ मुझे, फिर से ये बॉडी यहाँ पर पाइवेटेड पॉइंट दिख ही रहा है आपको, और मैंने इस तरफ लगा दिया फोर्स। अब बताओ ये किस तरफ घुमाएगा इसको? फोर्स भी लग रहा है, आर डिस्टेंस भी है, तो मुद्दा हो गया, फिर से नया मुद्दा बन गया। तो बालक यहाँ पर बात समझो, अगर ये फोर्स मेरा किसी भी तरीके से पाइवेटेड पॉइंट के अलोंग है, ये कोई टॉर्क ही जनरेट नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, फोर्स थंब रखा पाइवेटेड पॉइंट पे, फोर्स सामने जा रहा है, कहाँ घुमाओगे? कहीं घुमा ही नहीं सकते, टॉर्क ही नहीं लगाएगा। यानी टॉर्क की सारी कहानी किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तो है, लेकिन इन दोनों के बीच के एंगल पे भी है। ठीक है ना? अब ये अगली कहानी आपको और क्लियर कर देगी। अगर फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है किसी एंगल थीटा पे, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ और कौन कौन से? एक तो इस तरफ होगा एफ कॉस थीटा, और एक इस तरफ होगा एफ साइन थीटा, सबको याद है? और अब ज़रा सोच के बताओ, अभी अभी मैंने बताया था अगर कोई फोर्स पाइवेटेड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो टॉर्क में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा, मतलब एफ कॉस थीटा देगा? नहीं देगा। लेकिन क्या एफ साइन थीटा देगा? यस, अभी तक यही तो करते आ रहे थे। कहाँ घुमाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर्षित नहीं सो रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, सो गए तुम खुली आंखों से, मुझे पता चल जाता है बालक। हाँ बेटा, क्योंकि आप उससे फिंगर रख के घुमा के देखो ना, फिंगर रखोगे तो आपकी फिंगर ऐसे आगे बढ़ाओ और लेके जाओ, घुमा तो नहीं सकता वो, है ना? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एफ साइन थीटा। तो एक्चुअल में टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है। पर आंखें खुली रखना, ये थीटा
किसके किसके बीच का एंगल है? आर और एफ के बीच का एंगल है। अगर वो घुमा के थीटा इधर दे दे तो ये नहीं कि मैं तो एफ साइन थीटा ही लगाऊंगा फॉर्मूला, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना? अरे अगर वो इधर की तरफ थीटा लिख के दे दे तो साइन थीटा ही मत लगा लेना। आप ये नोटिस रखना कि भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ज़रूरी, ठीक है ना? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ज़रूरी होता है। अच्छा, आपको एक गजब की बात पता है, टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है और एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्या? डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे तो बोल रहा हूँ, उससे मतलब मान लोगे एक ही डायरेक्शन है। मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस इसलिए स्केलर था क्योंकि उसकी एक ही डायरेक्शन नहीं थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो सकता है ना बालक? मेल को पागल बनाओगे? ये लिख के आओ डिस्टेंस डिफरेंस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। गुड, दिख गया मुझे कैसा पेपर दिया है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ पेपर कैसा दे के आओ, मुझे समझ में आ रहा है। तो बेटा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस, ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है। अब बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है? अब ये पहली बार फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? अच्छा एक मिनट सोचो, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, और वर्क की यूनिट क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी तो न्यूटन इंटू मीटर था, इसको तो नाम आपने जूल दे दिया था, तो इसको भी जूल दे दें, इसको भी जूल नाम दे सकते हैं। गलती से भी मत देना, डायमेंशन के हिसाब से दोनों सेम है, पर बेटा इसकी यूनिट आप ये देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? तो उसकी यूनिट जूल वर्क की ठीक थी, इसकी क्या रहेगी? हमेशा और हमेशा न्यूटन इंटू मीटर ही रहेगी। क्लियर? इसको टॉर्क नाम से बोले, मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से बोले, दोनों नाम से सेम चीज़ है। अब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जो जो चीज़ें समझ में आई अपने लैंग्वेज में लिखो, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे आऊँगा आसान आसान से, ठीक है? फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक है प्रोबेबल टूल्स अपने तैयार हो चुके होंगे तो हम लोग चलेंगे रोटेशनल मोशन पे। अच्छा इससे पहले एक बात बताओ मुझे, सर्कुलर मोशन वाली कॉपी तो है सबके पास? अरे क्या यार, तुम सब कॉपी बेच खाए यार तुम लोग। वहाँ पर जहाँ पर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ाया था, अगर किसी को थोड़ा सा भी याद हो तो वहाँ पर मैंने क्या रीज़न लिखा था? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन? ये कभी नहीं था, ये कभी नहीं था, ये कभी भी नहीं था। अच्छा एक्सेलरेशन का रीज़न कौन था? दिस इज नॉट ऑल्सो रीज़न। तो देखो याद करो, जब मैंने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था तब मैंने एक वर्ड बोला था, एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द एक्सेलरेशन। उसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन में चेंज कभी नहीं आता, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टॉर्क है, ठीक है ना? ये टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, अगर टॉर्क नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है? जैसे फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना? वैसे ही एंगुलर टॉर्क नहीं है तो क्या नहीं है? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब कि अल्फा नहीं है, सिंपल। हाँ बालिका, फोर्स ज़्यादा हो और रेडियस कम हो तो भी टॉर्क ज़्यादा होगा, बिल्कुल। पर किससे ज़्यादा किससे कम, क्या कंपेयर कर रहे हो? बता, मैं समझ नहीं आया। अगर हम टॉर्क बढ़ाना चाहते हैं तो या तो आर बढ़ा दो या एफ बढ़ा दो, ये दोनों, या दोनों बढ़ा दो। समझ नहीं आया मुझे। हाँ सही बात है।
फिर से मुझे कोमल को बाहर बुलाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कोमल बैग लेके बाहर आओ। भारी है ना बैग? तो एक दो बैग और उधार मांग लो। मतलब बैग मत मांगो, कॉपी उसमें कॉपी किताब भर लो। और चलो मैं ट्राई करता हूँ। पानी की बोतल भरी हुई है? हाँ दे दो, उसके बैग में रखने के लिए दे दो, 2 मिनट। तुम्हारी भरी हुई है? दे दो बोतल। हो जाएगा काम। आ जाओ। अब ऐसे इधर की सामने की तरफ फेस करके खड़े हो और अपना राइट वाला हाथ ऐसे उठाओ। ठीक है? अच्छा मैं इसके हाथ पे बैग रख रहा हूँ, देखो ये मैनेज कर पाएगी। मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ कि बैग गिरे ना। इजी है। देखो आप इसका हाथ अब यही ऐसे मतलब अभी तो रख लो नीचे। तो इसका हाथ अगर आप नोटिस करो तो ये पाइवेटेड है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है? और अब मैं धीरे धीरे आर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, फोर्स तो सेम रहने वाला है, बैग में मैंने कोई चेंज नहीं किया। फिर से करो, मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ आगे, है ना? ये उठा पा रही है। क्या हो गया? आर बढ़ाया, टॉर्क बढ़ गया। क्लियर हुआ हाँ या ना? पक्का? फोर्स सेम रखा था मैंने। अब देखो दूसरी बात, तुम्हारा दूसरा डाउट भी क्लियर करते हैं। खोल लो बैग। अब जरा देखो, सेम हाथ पे नहीं उठा पा रही थी, जिस पॉइंट पे नहीं उठा पा रही थी मैं वहीं पे बैग वापस रख रहा हूँ। मैंने इस बार फोर्स कम कर दिया। क्या उठा पा रही है? यानी टॉर्क की सारी कहानी अब आप समझो कि या तो टॉर्क बढ़ाना है तो आर बढ़ा दो, या एफ बढ़ा दो, या दोनों बढ़ा दो। अब इसके हाथ की टॉर्क लगा पाने की कैपेसिटी फिक्स थी यहां पर, उससे ज़्यादा ये टॉर्क नहीं लगा सकती थी। तो मैंने इस हाथ को संभालने के लिए क्या किया था, पहले आर कम कर दिया था कि सेम फोर्स उठा पाई, क्योंकि टॉर्क कम लग रहा था। ठीक है? फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे जैसे आर बढ़ाता गया इसका हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाने लग गया। समझ आई कहानी? क्योंकि टॉर्क बढ़ने लग गया, इसके हाथ की टॉर्क सहने की कैपेसिटी तो फिक्स थी ना। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का ना? चलो अच्छा, आप लोग इसमें से जो कहानी लिखना चाहो अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिखो, मैं पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ। तब तक मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए ट्राई करता हूँ, नहीं तो मुझे एच सी वर्मा लाना पड़ेगा। हाँ एच सी वर्मा में इसके खूब सारे क्वेश्चंस हैं, एक पूरी एक्सरसाइज दे रखी है उन्होंने इसके लिए डेडिकेटेड, ऐसे दिल बनाकर, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने। हाँ वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है उनका, वो दिल वाला, देखना उसमें है एच सी वर्मा में। हाँ रिजिड बॉडी, अरे यार तो बिना टॉर्क पड़ा है, रोलिंग मोशन पे आ गया यार, ऐसे कैसे?
बालक एक आने दो। फर्जी सा क्वेश्चन है। हाँ, तुम एच सी वर्मा लेके आए थे आई गेस। आप लोगों ने लिख लिया, सारा कंसेप्ट समझ आया? तो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़े हम लोग। ये वाली किताब मेरी खुद की है, इसी किताब से मैंने पढ़ा था मेरे टाइम पे। ये कई सदियों से चलती आ रही है किताब एच सी वर्मा। और मैंने बुक सेकंड हैंड और खरीदी थी। मैंने खुद ने सेकंड हैंड ली थी ये बुक। मेरे से बहुत पहले से है ये बुक। ये पब्लिकेशन मतलब ये वाला एडिशन है। कब का है ये? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ये 2004 का लिया हुआ है ये। 2004 का परचेज है। 2004 तुम लोग के जन्म से पहले का हो गया गेस। और ऐसा नहीं है बुक हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, हमारे टीचर्स भी इन्हीं बुक को पढ़ के आए हैं। अब आप ये सोचो कि जयेश के दादाजी MNIT में प्रोफेसर थे और उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ाई इस बुक से की है। तो ये इतनी पुरानी किताब। क्या चीज़? अभी अभी फ़िलहाल उन्होंने मतलब कुछ साल पहले रिटायरमेंट लिया और अभी भी पढ़ाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले IIT मंडी में गए थे। हाँ, हाँ वो पूरे सारे IITs में जा रहे हैं, हाउ टू टीच फिज़िक्स।
चलो आज बड़े टाइम बाद में HC वर्मा से क्वेश्चंस करवाने के प्लान में हूँ, देखते हैं। कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो इसीलिए आगे बढ़ गया। चलो पहले थ्योरीज और पढ़ाई देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, टॉर्क का कोई और फॉर्मूला बन सकता है क्या? क्या बेटा? तुम पढ़ा दिया क्या ये? तो फिर गुड, चलो चलो गुड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और शक्ल चेंज करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले की। ये भी बता ही देता हूँ, फिर थोड़ा सा एनालॉजी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन से उठाऊंगा, मैं मेरी तरफ से उठाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कहीं से थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m हुआ करता था, याद है सबको? तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू m इंटू ए फिलहाल के लिए? कोई बुरा तो नहीं मानेगा? पक्का? अगर मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी भी कोई है जो हमारे बीच बुरा मान जाए? पक्का ना? ये आर एफ मेरे हिसाब से शायद टॉर्क नहीं बन गया। और अगर एक्सेलरेशन, लेट अस सपोज ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, क्या मैं इसको आर अल्फा बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत? तो इस एक्सेलरेशन को मैंने आर अल्फा बोल दिया, तो आर स्क्वायर एम अल्फा लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ एक पॉइंट के अबाउट सोच रहा हूँ, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, कोई बड़ी सी बॉडी लेके नहीं चल रहा हूँ, एक पॉइंट। मुझे ये एम आर स्क्वायर कहीं से जाना जाना सा लग रहा है, शायद सेंटर ऑफ मास होता था ये, है ना? हाँ, बहुत बुरा मारूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, सेंटर ऑफ मास, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। तो कैन आई राइट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा? याद आया? ये आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड एक चीज़ याद आ रहा है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये आप बोला करते थे, अभी भी लिखा है अपने ऊपर। यानी रोटेशनल मोशन इज नथिंग, ये वही चल रहा है जो लीनियर मोशन में होता था, आप नोटिस करो। डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तो इधर एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देन फोर्स, देन एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क। फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलते थे? m इंटू ए। अच्छा, यहां पर मास, तो इधर मोमेंट ऑफ मास दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही बोला करते थे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते थे, तो यहां पर क्या बोलोगे? आई इंटू अल्फा, सिंपल। और एक्चुअली में मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ना बोल करके, जैसे मैं यहां पर बोला करता, तो मैं बोलूंगा अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। ये आपके बहुत काम आएगा जब मैं रोलिंग मोशन पढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशंस निकलवाऊंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? तो ये सारे पॉइंट्स जिनको मैंने ब्रैकेट आउट किया है, ये ब्रैकेट नहीं किया हुआ है मैंने, ये ऐसी फर्जी है, ठीक है? जिनको ब्रैकेट आउट किया हुआ है उनको नोट डाउन करो, मतलब ये पूरे इसको क्वेश्चन पिक करते हैं फिर। सर जैसे भी अपन ने वो लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो वो वाला कहाँ पर यूज आएगा? बेटा जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहे होंगे तो वही यूज आएगा। तो मतलब उसको भी एक मतलब फॉर्मूला की तरह लिखना है इसके साथ। अच्छा, पहले आसान आसान क्वेश्चन करना चाहोगे या सीधे टेस्टी पे चलो? पहले आसान। क्या चीज़?
चाइनीज़ मत बोला करो यार, हिंदी बोला करो। फिर पता नहीं क्या बोल गई। प्लीज़ वेट। ये आज स्कूल गई थी ना, इसको सॉक्स मिल गए 2-4 फिर से। ऐसे सॉक्स लेके खुश हो जाती है। बस सॉक्स में कुछ कीड़े लगे हुए हों, फंगस हो तो मज़ा आता है। डन, छाप लिया। चलो पहला तो एक आसान क्वेश्चन, फिर दूसरा उससे भी आसान, तीसरा उससे भी ज़्यादा आसान, फिर चौथे से मैं सींग निकालूंगा बाहर। लिखो, अ व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अच्छा ये समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ाया था मैंने, इसी दिन के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखना सारे फॉर्मूले लीनियर वाले बनते जाएंगे रोटेशन के फॉर्म में। अभी आगे चल के एक वर्ड आएगा, उसका फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो केमिस्ट्री में, मैं अब पढ़ाऊँगा। नील्स बोर याद है? क्या था पहला पॉस्टुलेट? जैसे पूछ लो नील्स बोर क्या था पहला पॉस्टुलेट? एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, वो अपना रोटेशन का टर्म है वो। लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके, अब आएगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स पढ़ा था, अब पढ़ रहे हो एंगुलर फोर्स। चलो तो क्वेश्चन लिखो, अ व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट its center a spring is wrapped a string is wrapped over its rim and pulled by a force of 5 Newton and pulled by a force of 5 Newton। बालक तुम घड़ी देखते रहना अपने हिसाब से। हर्षित तुम्हें कह रहा हूँ घड़ी देखते रहना तुम। वैसे जाना कहाँ है यार, मुझे भी सिखवा दो यार, पक्का? हाँ देखते हैं यार, मेरे को आती नहीं। अगर मैंने सीखा तो मैं तो फिर बहुत फिजिक्स लगाऊंगा। चलो शौर्य एक बार स्ट्रेचिंग दिखाना तुम्हारी कितनी है। हाँ? स्ट्रेचिंग नहीं आती? चलो सीखेंगे।
ठीक है, सीखेंगे, पूरा मौका दे रहा हूँ मेरा गुरु बनने का। चल, force of 5 Newton, it is found that torque produced an angular acceleration of 2 radian per second square. Acceleration of 2 radian per second square. डन। आगे लिखो 2 radian per second square in the wheel। अच्छा, calculate the moment of inertia, calculate the moment of inertia of the wheel। ये वाली लैंग्वेज ठीक थी? अच्छा, ऐसे calculate the moment of inertia, calculate the moment of inertia of the wheel। क्या बोलते थे यार इनर्शिया को, मैं भूल गया हूँ। इनर्शिया को क्या बोलते थे यार हिंदी में? नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही है बेटा? फिर अभी ठीक है? परफेक्ट। अच्छा, मैं इसमें डायग्राम भी दे रहा था। हाँ, आई डोंट नो व्हाट इज 25, गलत आंसर है। हाँ, यूनिट कौन ही बताएगा यार, छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी बताते हैं। कितने फोर्स से खींच रहे थे? 5 न्यूटन। और इसका रेडियस क्या दे रखा था? 10 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा था, अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकाल के बता दोगे। हाँ, क्या 25 kg मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर। देखते हैं। अच्छा, मैं बुक से चीटिंग करके आंसर बता दूं? अरे वाह, वेरी गुड, सही आ रहा है। खुद पे भरोसा ही नहीं है सर। बेटा बेल थे या कोई कोर्स किया है? बिल्कुल सही आंसर है, क्या तो रहा हूँ। चलो तो देखो, ये इसके अबाउट फिक्स्ड है। चल, तो बच्चों यहाँ पर लग रहा है फोर्स, और इसकी रेडियस भी मुझे पता है। तो देखो रेडियस कितनी है? 0.1 मीटर।
10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। फोर्स मुझे पता है कितना, 5 न्यूटन। ये बात याद रखना कि यहाँ से खींच रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो क्या मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ। यहाँ पर देखो 90 डिग्री पे ही होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 है तो साइन थीटा की कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे। तो ये कितना आ गया बच्चों? 0.5 न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क निकल गया। अब मैं जानता हूँ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? टाउ बाय अल्फा। टाउ की वैल्यू देखो जरा, अपन निकाल चुके हैं 0.05, और अल्फा की वैल्यू इसने 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या है? 0.25 रेडियन प्रति सेकंड, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस करेक्ट, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल छापो बेटा। क्वेश्चन तो मिल गया, बड़ा जोरदार है। तो पहले तुम लोग का आसान क्वेश्चन चाहिए था, यही ना? चलो पहले आसान क्वेश्चन ले लो। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करवा देता हूँ। ये 5 मीटर की एक रॉड है, ठीक है, और इस पे हर एक मीटर पे 5 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। 6 फोर्सेस लग रहे हैं, 5 नहीं। छः ही लगेंगे तो यार, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। एक 10 मीटर का कपड़ा है, एक मीटर के टुकड़े करने हैं, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 11, वेरी गुड। एक 10 मीटर का कपड़ा है, मुझे कैंची से एक मीटर के टुकड़े करने, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 11, वेरी गुड। 9 कट्स में हो जाएगा नाले को। 10वां तो ऑटोमेटिकली अलग हो गया ना, लास्ट में थोड़ी काटोगे, ठीक है। और अगर तुम 0 मीटर से चल रहे हो, गिनती करोगे 0 से 10 तक कितनी गिनती होती है? 11 काउंटिंग्स होती है, क्योंकि आपने 0 को भी काउंट किया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। फिर तो यहाँ पर भी फोर्स कितने आ गए? 6। सभी फोर्स की वैल्यूज देता हूँ यार। तुम लोग IQ
दिल्ली में एक जगह है, अगर तुम लोग जानते हो तो, जानते हो चांदनी चौक, वहाँ पर एक बड़ी फेमस दुकान है, अनुपम मेडिकल्स करके नाम है, वहाँ आईक्यू की दवाइयाँ मिलती है, लिया करो। और ये मेरे से पूछ के कि सर आपने खाई थी क्या, और महान नॉन आईक्यू वाला काम करना मत। सॉल्व करो और नेट टॉर्क निकालो। अब प्रॉब्लम है सर कौन से पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड नहीं है। क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है ही नहीं, तो अब आपको ढूंढ के बताना है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो सही। तो अब ये आपको निकालना है, किसी पॉइंट से मैंने पाइवेटेड नहीं कर रखा इसे। अब जब अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे तो हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमाए, वो आपको चेक करना है। एक हिंट दे दूं या करोगे? आप किसी भी पॉइंट को पाइवेटेड पॉइंट मान के सॉल्व करना शुरू कर दो, किसी भी पॉइंट को कहीं पे भी पाइवेटेड मान लो, सॉल्व करना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, तुक्का नहीं मारने का है, सॉल्व करने का है। किसी भी पॉइंट को पाइवेटेड मान लो। अच्छा, इसका नेट टॉर्क कितना होगा ये भी निकालना है आपको। नेट टॉर्क कितना होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग यहाँ कर लो, मैं करवा दूंगा, फिर डिफ़िकल्ट वाला घर के लिए दे दूंगा। गुड़िया समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? नीचे क्या कर सकते हैं? हाँ मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, सब एक एक मीटर के डिस्टेंस पे। हाँ बेटा, समझ नहीं आपने क्या कहा श्रद्धा। सभी के बीच का सेपरेशन 1 1 मीटर है, 5 मीटर से बिल्कुल। क्लॉकवाइज आ रहा है, चलो देखते हैं। लेट अस सी। टॉर्क और उसके डायरेक्शन, टोटल टॉर्क और उसके डायरेक्शन। चलो मैं ही करवा देता हूँ। और डायरेक्शन कौन सी आ रही है? वो तो तुम कहीं से भी निकाल लो। अच्छा, दोनों तरफ सेम ही आ गया, नेट टॉर्क 0 हो रहा है। नहीं, किसी एक तरफ तो रोटेट करेगा यार। चलो लेट मी सॉल्व, मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। मैं किसी भी 2 पॉइंट के अबाउट रैंडमली, मैं इसको 5 पॉइंट दे रहा हूँ, 2 पॉइंट के अबाउट सॉल्व करूंगा, तो बता देना आप 2 पॉइंट कौन कौन से कर दूँ सॉल्व, ठीक है। आप लोग बोलोगे, मैं उसके अबाउट ही कर दूंगा।
चलो पहला पॉइंट, ए फॉर एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल, डी से डबल एप्पल, ई से एक और एप्पल, एफ से फोकट का एप्पल। ठीक है, बोलो कौन कौन से पॉइंट्स के अबाउट सॉल्व कर दूं? आप लोग जो कोई भी दो रैंडम बोलोगे मैं उसके अबाउट कर दूंगा। पहला ए के अबाउट कर दूं? चलो तो पहला ए के अबाउट करते हैं, अबाउट ए। देखो ए के साथ, पहला ए के साथ का एंगल, वो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, ए पे जो फोर्स रखा है, तो पहला वाला तो खत्म। अब मैं लेने वाला हूं एंटी क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ये याद रखना। तो देखो पहला वाला फोर्स किस तरफ घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, बी पे जो फोर्स है, तो 15 इंटू 1 और क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब माइनस ले लिया। ठीक, फिर अगला देखो सी, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला तो प्लस लिया, और 10 इंटू 2, यहां से डिस्टेंस 2 हो गया ना। अगला देखो वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 10 इंटू 3, फिर उसका अगला एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस 15 इंटू 4, और उसका अगला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस 15 इंटू, सॉरी 5 इंटू 5, सबको सॉल्व किया, माइनस 15 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 60 प्लस 25। मेरे हिसाब से ये दोनों खत्म होके बन गए 10 प्लस का, और ये दोनों जोड़ के हो गए 30 प्लस का 30 प्लस का 30 और माइनस का 60, सब खत्म हो गए। द फाइनल रिजल्ट इज 0। नेट टॉर्क कितना आया? 0। किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रहा। तो आई थिंक लक्ष्य ने आंसर दिया था। ठीक है, चलो गुड लक्ष्य। अब दूसरा तुम लोग चाहते हो सर डी के अबाउट सॉल्व कर लो, चलो डी के अबाउट सॉल्व कर देते हैं। क्या दिक्कत है? तो नहीं बना तलिदा, हाँ दिया। कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, अगर कर रहा है तो किस तरफ कर रहा है। नेट टॉर्क पूछा था मैंने, ये थोड़ी कहा था रोटेट कर ही रहा है, कंपलसरी नहीं है, हो सकता है करे। इस पे नेट टॉर्क 0 हो गया। चलो अगला देख लेते हैं डी पे। किसी बालक ने कहा सर डी पे निकालो, चलो डी पे निकाल के देखते हैं। अबाउट डी, तो डी से जरा पहले वाला फोर्स ए के लिए फोर्स देखो और डायरेक्शन देखो, कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब माइनस लेने का मांगता है, तो -10 इंटू कितना डिस्टेंस? 3। पहला खत्म। दूसरे के लिए देखो कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा डी को? एंटी क्लॉकवाइज, तो 15 इंटू 2। फिर उसका अगला देखो 10 इंटू 1 माइनस का, ये भी डन। अब इस तरफ बढ़ते हैं। डी वाला खुद तो कोई मतलब ही नहीं है, डिस्टेंस ही 0 है। ई वाले को देखो, ई कौन से डायरेक्शन में घुमा रहा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो -15 इंटू 1 और उसका अगला प्लस का 5 इंटू 2। ठीक है, देखते हैं टोटल। देखो ये 30 और ये 30 कैंसल्ड आउट। हाँ, -25 और ये 10। अच्छा एक मिनट यार, मैंने पाइवेटेड पॉइंट वाली कहानी तो तुम लोगों को समझा ही नहीं ना यार। चलो एक बार के लिए ये आंसर समझ आया, अगर ए पे पाइवेटेड हो। अबाउट ए निकाला मैंने, अबाउट डी, अगर डी पॉइंट को फिक्स कर दिया था मैंने ये वर्ड तुम लोगों को बोला नहीं, मेरी मिस्टेक है। अगर डी को फिक्स कर दिया था मैंने, देन आफ्टर इसका टॉर्क क्या होता? माइनस का कितना, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, -10 प्लस 10, तो माइनस का 15 न्यूटन मीटर आता है। हाँ यार सबके आंसर्स अलग आते हैं, मैंने पाइवेटेड पॉइंट तो तुम लोग को फिक्स दिया ही नहीं था। ठीक है, -15 मतलब ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर डी को फिक्स कर दिया मैंने तो ये रॉड मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। यस, तुमने किसके अबाउट निकाला था? बी के अबाउट, ई के अबाउट।
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अलग आंसर आ रहा होगा, ई के अबाउट, चलेगा चलेगा। ठीक है, फिक्स पॉइंट की बात थी यहाँ पर, फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, इजी। वो तो फिर कैंटिलीवर के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें करना पड़ता है। अब कैंटिलीवर वगैरह अब तुम लोगों के आते नहीं है तो मैं करवाता नहीं है। वो इक्विलिब्रियम आएगा अगर वो पहले से इक्विलिब्रियम में है तो। तुम्हारा टाइम हो गया बालक। एक गंदा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम फ्री हो जाओ, तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना। हाँ यार, वो बचा हुआ है। नहीं, अब कर सकते हैं अपन। एक क्यों, दो क्वेश्चन बचे हैं पहले के। एक सॉलिड कोन, तुम लोग करके आए ट्राई? जब तक सब बच्चे बाकी सारे ट्राई नहीं मारोगे मैं करवाऊंगा ही नहीं। निकाल लिया था? अरे गुड। चल, अभी तक शौर्य ने ट्राई नहीं किया, लक्ष्य ने ट्राई नहीं किया, हमारा दोस्त ये नीरजा मोदी ने ट्राई नहीं किया। रॉड वाला तो अलग क्वेश्चन, वो तो आसान है, वो तो आसान है। कोनिकल पेंडुलम कहते हैं उसे। तो उसका तो वही आएगा जो हॉलोकॉन का आता है, सेम आंसर आएगा। डिस्क, हमारे जय दीक्षित ने नहीं किया अभी तक, नहीं किया था, नहीं किया था। क्या बेटा? डायरेक्शन बेटा मैंने बी के डी के अबाउट निकाली है तो एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, माइनस आ रहा है ना रिजल्ट, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था ना, हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था ना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। हमने एज्यूम किया था क्लॉकवाइज इज एंड नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, चलो अगला आसान सा क्वेश्चन ले लो, लिखो क्वेश्चन। A uniform ladder of mass 10 kg a uniform ladder of mass 10 kg leans against L-E-A-N-S A uniform ladder of mass 10 kg 10 kg, एक शून्य, रूट ऑफ 100, 5 2 जा 60/6, 7 + 3 किलोग्राम leans against a smooth vertical wall, a smooth vertical wall making an angle of 53 degree, 60 - 7, 50 + 3, 53. degree with it क्या गुड़िया? बेटा ये दीवार के साथ है, जिस दीवार पे लीन है। हाँ, दीवार पे। हाँ, with it the other end rest on rough horizontal flow,
rough horizontal flow. Find the normal force and the frictional force. Find the normal force and the frictional force find the normal force and the frictional force that the floor exerts find the normal force and frictional force find the normal force and frictional force. अच्छा ब्रिटिश इंग्लिश में बोलूं, find the normal force and frictional force. हाँ वो एक्चुअली में आर नहीं प्रोनाउंस कर पाते, फोर्स बोलते, फोर्स नहीं बोलते, वो तोतले होते हैं, वो आर प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ये सच है। ये आप इसे एक्सेंट मत समझना, इसे ये समझना सच में तोतले होते हैं, आर प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो। हाँ हाँ ये सीरियस बता रहा हूँ, वरना कोई हिंदी का वर्ड हो जिसमें आर हो, बोल के बता दे। वो नहीं बोल सकते, तोतले होते हैं बचपन से, ठीक है। फोर्स that the floor exert on the ladder, that the floor exert on the ladder. बेटा ये तुमने कौन सी हॉरर भाषा में बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यूवी गेमिंग कौन सी भाषा थी ये? देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। क्या लिखा है उसने, पढ़ना। मैंने पेज भी पहुंचा दिया, पता नहीं कहाँ। दैट द फ्लोर, फ्रिक्शनल फोर्स के आगे लिखवा रहा हूं, दैट द फ्लोर मतलब धरती, धरती माता। बजा रहा है? वो तो टंकी देख रहे होंगे अशोक भैया। Find the frictional force that the floor exerts on the ladder. अभी हो गया यूवी गेमिंग? आगे लिखो। हाँ अगली लाइन में टू बी कंटिन्यूड। वैसे मैं अगर लिखवा देता तो लिख लेते तुम लोग, टू बी बोलता फिर कंटिन्यूड बोलता। हाँ नहीं तो मैंने जानबूझ के इसलिए ऐसे पूरा एक साथ बोला ताकि तुम लोग ना लिखो, वरना मैं टू भी बोलता और तुम लोग लिख लेते। चलो गुड। फिर अचानक से किसने कहा खत्म होने वाली है? टाइम हो गया? हाँ काव्या टाइम हो गया? हाँ चलो आज बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी, और ठीक है जाओ मज़े करो, मज़े मारो, जाओ एंजॉय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आज ही के दिन, आज ही के समय अगली क्लास में। जस्ट सेकेंड। इसमें सबके कंपोनेंट्स टूटेंगे, वेट का भी कंपोनेंट टूटेगा। अगर मनस्वी की तरह सब लोग सो नहीं रहे तो सॉल्व भी कर पाओगे। हाँ बालक।